तो आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाला है बाबू क्लास 12 इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आज इस वीडियो में करेंगे बाबू हिंदी का मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो आप लोग को यहाँ से ना बाबू प्रश्न जो है फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग ये सारे प्रश्न को देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में सारे प्रश्न गेसिंग किया गया प्रश्न है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है, क्वेश्चन बैंक का प्रश्न है और सारे बाबू बुक का प्रश्न है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और सारे प्रश्न को कर लीजिए, क्योंकि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ज्यादा हम लोग समय नहीं लेंगे और करते हैं वीडियो का स्टार्ट और करते हैं आज का मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लास 12 इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी का। चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला नंबर प्रश्न देगा क्या करा है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। वो आप लोग वाओ पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और सारे प्रश्न को करते चलिए और लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा। इसी से आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग कितना पानी में हैं। ठीक है, तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना जो बातचीत है वह क्या है, यहाँ पे बताइए। आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़ कर कीजिए, मैं ऑप्शन को नहीं पढ़ूंगा क्योंकि हम लोग को कम समय में बाबू 100 ऑब्जेक्टिव को क्लियर करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट आंसर करते चलेंगे। तो बता दीजिए आप लोग कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना जो बातचीत है वह क्या है, तो वह है बाबू ललित निबंध है। क्या है, ललित निबंध है। तो यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या करें यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न कि मल्लिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है। जो मल्लिक मोहम्मद जायसी जी जो कविता लिखे हैं वह कौन से कविता लिखे हैं। वो आप लोग बाबू लेखक और चैप्टर को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि बाबू 5 से 6 प्रश्न लेखक और चैप्टर से पूछे जाते हैं फाइनल बोर्ड परीक्षा में, तो आप लोग याद रखिएगा। बता दीजिए यहाँ पे कि मल्लिक मोहम्मद जायसी जी का जो कविता है वह कौन सी है। तो सभी को पता होगा जो कड़वक है ना बाबू, कड़वक लिखे हैं मल्लिक मोहम्मद जायसी जी, याद रखिएगा। तो यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या करें यहाँ पे कि लहना सिंह किस पद पर था। जो लहना सिंह थे बाबू वह किस पद पे थे, बताइए आप लोग कौन से पद पे थे लहना सिंह, बताइए आप लोग। तीसरा नंबर प्रश्न का आंसर, सारे प्रश्न को करते चलिए। तो लहना सिंह जो थे ना बाबू वह किस पद पर थे, तो सूबेदार के पद पे थे। किस पद पे, सूबेदार के पद पे थे लहना सिंह। तो यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला प्रश्न पे यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या करा कि सूरदास किस भक्ति के कवि हैं। बताइए तो सूरदास जो हैं वह किसके भक्ति करते हैं, ये यहाँ पे प्रश्न कर रहा है बाबू। बताइए आप लोग, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो बताइए सूरदास जो हैं वह किस भक्ति के कवि हैं, तो याद रखेगा कृष्ण भक्ति के। किनके बाबू, कृष्ण भक्ति के। कृष्ण जी का भक्ति करते थे कौन, सूरदास। और राम जी के भक्ति कौन करते थे, तुलसीदास, ये भी याद रखेगा। लेकिन यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। दिनकर जी की जो पहली काव्य पुस्तक जो थी वह कौन सी है। आप लोग को इस वीडियो में सारे निचोड़ बाबू जितना भी बुक का निचोड़ प्रश्न है ना, सारे मैं यहाँ पे आप लोग को करवाऊंगा। पूरे बुक का निचोड़ प्रश्न करवाऊंगा बाबू। इसलिए इस वीडियो में ग्रामर नहीं है, सिर्फ बुक का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, पूरे बुक का ऑब्जेक्टिव है बाबू। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और 100 ऑब्जेक्टिव कर लीजिए आप लोग। ठीक है, फिर मैं स्पेशल आप लोग के लिए ग्रामर का लाऊंगा। ठीक है, क्या करें यहाँ पे कि दिनकर जी की जो पहली काव्य पुस्तक जो है वह कौन सी है, तो याद रखेगा बाबू प्रणभंग। कौन सी, प्रणभंग जो है ना, ये दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक है, याद रखेगा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रीवियस ईयर भी आप लोग को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा प्रश्न। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या करा है कि रामचरितमानस किसकी रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार बोर्ड परीक्षा इस प्रश्न को रिपीट कर रहा है, तो आप लोग याद रखिएगा। क्या करा कि रामचरितमानस जो है वह किसकी रचना है, किनकी रचना है रामचरितमानस। तो आप लोग को बताएं बाबू कि राम जी के भक्ति कौन करते थे, तुलसीदास। तो रामचरितमानस जो है वह किनकी रचना है, याद रखेगा तुलसीदास जी का। किनकी, तुलसीदास जी का रचना है रामचरितमानस, याद रखेगा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, क्या करा कि लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था। बताइए लेखक जो है बाबू वह कितने वर्षों बाद आए थे अपने मालती से मिलने, ये प्रश्न यहाँ पे कर रहा है। तो बता दीजिए आप लोग जल्दी से कि लेखक जो है वह कितने वर्षों बाद आए थे मालती से मिलने। तो नहीं पता होगा तो याद रखिएगा 4 वर्ष बाद। कितने, 4 वर्ष बाद आए थे लेखक मालती से मिलने, ये प्रश्न को भी याद रखेगा। तो यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी।
और अगर आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देख लेते हैं ना बाबू, तो आप लोग को ना यहाँ से काफी सारे प्रश्न जो है ना फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि इस वीडियो में ना बाबू काव्य खंड और गद्य खंड के पूरे निचोड़ ऑब्जेक्टिव है सारे चैप्टर का। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और 100 प्रश्न में 80 प्लस स्कोर करके आप लोग दिखा दीजिए। क्या करें यहाँ पे कि नावा दास का स्थायी निवास कहाँ था। नावा दास का जो अस्थायी निवास था वह कहाँ था। नावा दास का अस्थायी निवास जल्दी से बताइए आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नावा दास का जो अस्थायी निवास था ना बाबू वह वृंदावन था। कहाँ था? वृंदावन था। याद रखेगा, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला प्रश्न को देखिए। यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न क्या करा है कि मानक बिजनेस से दूध की जगह क्या मांगता है। अगर आप लोग पढ़े होंगे सिपाही की माँ कहानी, तो उसमें आप लोग को बताया गया होगा कि मानक जो है वह बिजनेस से दूध की जगह जो मांगता है वह क्या मांगता है। तो वह बाबू पानी मांगता है। याद रखिएगा, मानक जो है बिजनेस से अपनी माँ से दूध की जगह क्या मांगता है? पानी मांगता है। याद रखिएगा। तो 9 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे 10 नंबर को देख लीजिए। क्या करा है कि हार जीत कैसी कविता है। हार जीत जो कविता है वह कैसी कविता है। तो याद रखेगा, हार जीत जो कविता है ना बाबू वह गद्य कविता है। कैसी कविता है? गद्य कविता है। तो यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बाबू कोई भी कमेंट सेक्शन में गलत स्कोर नहीं बताएगा। आप लोग का जितना स्कोर आता है वही आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। 100 में आप लोग का जितना स्कोर आता है वही बताइएगा, क्योंकि बाबू आप लोग के पास अभी समय है, ठीक है। आप लोग यहाँ गलत कर सकते हैं लेकिन फाइनल बोर्ड परीक्षा में नहीं। इसीलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना सही स्कोर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करे बाबू कि भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है। बताइए तो, भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है। बताइए आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। पूरे आप लोग का निचोड़ है पूरे बुक का, आप लोग एकदम सारे याद कर लीजिए। क्या करे कि भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है। तो याद रखेगा वीर रस। कौन सा रस है बाबू प्रथम दंड में भूषण के? तो वीर रस है। याद रखेगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। और रचना को आप लोग याद रखेगा, रचना भी पूछता है बोर्ड परीक्षा में। क्या करे कि कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। बताइए तो कौन सी रचना यहाँ पे जो है वह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की लिखी गई है। तो याद रखेगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जो रचना है यहाँ पे वह है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। क्या है? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र है। ये ओम प्रकाश जी की रचनाएं हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। चलिए 13 नंबर को देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। याद रखेगा, ये भी प्रश्न बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। क्या करा कि कबीर किसमें भेद नहीं करते हैं। जो कबीर दास हैं बाबू वह किसमें भेद नहीं करते हैं। वो आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़कर ही फाइनल बोर्ड परीक्षा में आंसर कीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कम समय के लिए यहाँ पे आप लोग को ऑब्जेक्टिव में सिर्फ आंसर को बता रहा हूँ कि आप लोग को कम समय में ज्यादा ऑब्जेक्टिव कवर हो जाए। बता दीजिए कि कबीर किसमें भेद नहीं करते हैं। बताइए आप लोग जल्दी से, कबीर जो है वह किसमें भेद नहीं करते हैं बाबू। तो वह हिंदू और मुसलमान में भेद नहीं करते हैं। किसमें? हिंदू और मुसलमान में भेद नहीं करते हैं। कौन? कबीरदास। तो यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या करा है कि भगत सिंह को फांसी दी गई। भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी वह कब दी गई थी। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो में सारे वीवीआई प्रश्न है बाबू। तो भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी नहीं पता है तो याद रखेगा, भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी ना वह 23 मार्च 1931 को दी गई थी। कब? 23 मार्च 1931 को दी गई थी भगत सिंह को फांसी। याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला प्रश्न को देखिए। क्या करें कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार हैं। एक लेख और एक पत्र के जो रचनाकार हैं, लेखक जो हैं वह कौन है। बताइए आप लोग, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है बाबू। तो वह है भगत सिंह। कौन है? भगत सिंह है। याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर को देख लीजिए। क्या करा है कि इनमें से प्रेम के पीर कवि हैं। बताइए तो यहाँ पे ऑप्शन देगा बाबू, इनमें कौन है प्रेम के पीर कवि। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बता दीजिए आप लोग जल्दी से। आप लोग का आंसर पता है तो कि इनमें कौन जो है वह प्रेम के पीर कवि हैं। तो प्रेम के पीर कवि कौन है बाबू। तो वह है बाबू जायसी जी। मल्लिक मोहम्मद जायसी को प्रेम के पीर कवि कहा जाता है। ये प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये बोर्ड परीक्षा में आएगा बाबू। प्रेम के पीर कवि किसे कहा जाता है? मल्लिक मोहम्मद जायसी को। तो यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न 17 नंबर को देख लीजिए। क्या करके जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था।
जयप्रकाश नारायण जी के जो बचपन का नाम था वह क्या था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है बाबू, बता दीजिए आप लोग। जयप्रकाश नारायण जी के जो बचपन का नाम था वह क्या था? याद रखेगा, बॉल नाम था। क्या नाम था? बॉल नाम था जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम। तो यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देख लीजिए बाबू। क्या करा कि रॉबिन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? जो रॉबिन क्रूसो हैं बाबू, वह 16 वर्ष के उपरांत में किसके मुख से बात सुनी थी? ये प्रश्न यहाँ पे कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहला चैप्टर का प्रश्न है बाबू। बता दीजिए, रॉबिन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो आप लोग को पता होगा, फ्राइडे के। किसके? फ्राइडे के मुख से रॉबिन क्रूसो ने 16 वर्ष के बाद बात सुनी थी बाबू। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग बाबू अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जल्दी से इस चैनल से जुड़ जाइए। और आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक और शेयर करना नहीं भूलेगा, क्योंकि यहाँ पे बाबू क्लास 12 इंटर बोर्ड परीक्षा का तैयारी करवाया जाता है। और आप लोग को पूरा निचोड़ ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा बाबू एग्जाम से पहले, कि आप लोग को एक भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में छूट कर नहीं आए। सारे विषय का मैं इसी प्रकार करवा दूंगा, सारे ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ना नहीं भूलेगा। क्या करा है कि स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? स्कूल के जो हेडमास्टर था बाबू, उसका क्या नाम था? ये प्रश्न यहाँ पे कह रहा है बाबू, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जूठन जूठन जो कहानी है उससे लिया गया है, उसका है। ठीक है, बता दीजिए आप लोग, स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? तो आप लोग को पता होगा बाबू, कलीराम। क्या नाम था? कलीराम नाम था स्कूल के हेडमास्टर का। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर का, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न 20 नंबर को देख लीजिए। क्या करा है कि दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके हैं? बताइए, दूध में डूबे बाबू अंगूठे के जो छापे हैं वह किनके हैं? ये भी बुक से प्रश्न है बाबू, सारे पूरे बुक से निचोड़ ऑब्जेक्टिव है बाबू। आप लोग एकदम याद कर लीजिए सारे प्रश्न को। तो बता दीजिए आप लोग जल्दी से, आप लोग को पता होगा तो, कि दूध से डूबे अंगूठे के छापे जो हैं वह किनके हैं? तो बाबू जो दूध से डूबे अंगूठे के जो छापे हैं वह हैं बूढ़े ग्वाल दादा के। किनके बाबू? बूढ़े ग्वाल दादा के हैं। याद रखेगा ये प्रश्न को। तो यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो 21 नंबर प्रश्न को देख लीजिए बाबू। क्या करा कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? और आप लोग जन्म और मृत्यु को भी याद कर लीजिएगा बाबू, काफी प्रश्न आते हैं बोर्ड परीक्षा में। तो बता दीजिए कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? तो आप लोग को पता होगा 16 अगस्त 1904 को। कब हुआ था? 16 अगस्त 1904 को हुआ था सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म। तो यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो यहाँ पे प्रश्न को देखिए। क्या करा है कि पत्नी बिटिया को क्या करती है? बताइए तो बाबू, पत्नी जो है वह बिटिया को क्या करती है? ये प्रश्न को याद रखेगा बाबू। पत्नी जो है ना बाबू, वह बिटिया को क्या करती है? तो वह समझाती है। क्या करती है बाबू? समझाती है। डांटती नहीं है, पढ़ाती नहीं है, सुलाती नहीं है। क्या करती है पत्नी बिटिया को? समझाती है, याद रखेगा। तो यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 23 नंबर। क्या करा कि पिता बिटिया को क्या करता है? पिता जो है बाबू वह बिटिया को क्या करता है? ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं दोनों प्रश्न को करवा रहा हूं एक साथ। बता दीजिए आप लोग, पिता जो है वह बिटिया को क्या करता है? तो वह बाबू सिखलाता है। क्या करता है? सिखलाता है, याद रखिएगा। तो माँ जो है वह बिटिया को क्या करती है? समझाती है। और पिता जो है वो बिटिया को क्या करती है? सिखलाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर 23 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। यहाँ पे क्या करा 24 नंबर, कि किसका जादू टूटता है? बताइए यहाँ पे ऑप्शन में किसका जादू जो है बाबू वह टूटता है? याद रखेगा बाबू, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसका जादू टूटता है? तो याद रखेगा उषा का। किसका? उषा का जो जादू है वह टूटता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो 25 नंबर प्रश्न को देख लीजिए बाबू। ये 25 नंबर प्रश्न का आंसर ना आप लोग को करना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग के लिए एक प्रश्न मैं दे रहा हूँ बाबू, 25 नंबर प्रश्न। और इस प्रश्न का आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में बता के देना है। देखते हैं कितने बच्चों को पता है। क्या कर कि मुन्नी और माना की माँ का नाम है? बता दीजिए, यहाँ पे ऑप्शन देगा है, इनमें कौन सा नाम है मुन्नी और माना की माँ का? आप लोग सिपाही कहानी पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा। ठीक है, तो बता दीजिए आप लोग जल्दी से 25 नंबर प्रश्न का आंसर, कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखते हैं कितने बच्चे का राइट आंसर आता है बाबू 25 नंबर प्रश्न का। तो आप लोग जल्दी से बताइए, मुन्नी और माना के माँ का जो नाम था वह क्या नाम था? तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कर दीजिए। हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को।
चलिए तो 26 नंबर प्रश्न क्या करे कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। जो लहना सिंह है बाबू वह किस कहानी के पात्र हैं। तो ये सभी बच्चों को पता होगा बाबू, लहना सिंह जो है वह किस कहानी का पात्र हैं। तो याद होगा आप लोग को, उसने कहा था। उसने कहा था जो कहानी है, इस कहानी का लहना सिंह जो है वह पात्र हैं। याद रखेगा, नहीं पता है तो यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था। तुलसीदास का जो मूल नाम था वह क्या था, यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है बाबू, बता दीजिए आप लोग को पता है तो आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए और लास्ट में अपना स्कोर करना नहीं भूलिएगा। क्या करा कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था, तो याद रखेगा राम बोला। क्या नाम था बाबू, राम बोला नाम था तुलसीदास का मूल नाम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 28 नंबर, क्या करे कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। बाल कृष्ण भट्ट जी जो है बाबू वह किस काल के रचनाकार है, ये प्रश्न पूछ रहा है और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बता दीजिए आप लोग, जल्दी से बता दीजिए बाबू कि बाल कृष्ण भट्ट जी हैं वह किस काल के रचनाकार हैं। आज दम बाबू इस वीडियो में दम 100 ऑब्जेक्टिव को दम क्लियर कर देना है, ठीक है। और इस वीडियो को ना 1 से 2 बार आप लोग अगर देख लेते हैं तो आप लोग को सारे प्रश्न याद हो जाएंगे और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आप लोग को फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो बाल कृष्ण भट्ट जो है वह किस काल के रचनाकार है बाबू, तो याद रखेगा आधुनिक काल के। किस काल के, आधुनिक काल के रचनाकार हैं। तो 28 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 29 नंबर प्रश्न क्या कर कि सिपाही की मां एकांकी में कुंती कौन है। सिपाही की मां बाबू जो कहानी है इसमें जो कुंती है वह कौन है, नहीं पता है तो याद रखिएगा बाबू, सिपाही की मां में जो कहानी में जो कुंती है ना वह पड़ोसिन है। क्या है बाबू, पड़ोसिन है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 29 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे बाबू आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं कि आप लोग जो हैं अच्छे स्कोर कीजिए फाइनल बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। तो आप लोग ना एक बार वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेगा, एक लाइक करना नहीं भूलेगा बाबू, क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं और सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न और सारे VVI प्रश्न पूरे गेसिंग करवाया गया प्रश्न आप लोग के लिए यहाँ पे लाया हूँ बाबू। तो आप लोग सारे प्रश्न को याद कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेगा। क्या करा कि संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है। संपूर्ण क्रांति पाठ आप लोग पढ़े होंगे बाबू, संपूर्ण क्रांति जो है जो उसमें जो भाषण दिए हैं वह किनका भाषण है, ये प्रश्न यहाँ पे कर रहा है। तो बताइए आप लोग जल्दी से 30 नंबर प्रश्न का आंसर। तो संपूर्ण क्रांति पाठ में जो दिया गया भाषण जो है ना बाबू वह जयप्रकाश नारायण जी का है। किनका, जयप्रकाश नारायण जी का है। तो यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न दिया गया है, क्या करा कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था। बताइए तो विनोद कुमार शुक्ल जी का जो जन्म हुआ था ना बाबू वह कहाँ हुआ था। तो नहीं पता तो याद रखेगा क्योंकि ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछ चुका है। तो विनोद कुमार शुक्ल जी का जो जन्म हुआ था ना वह छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ, छत्तीसगढ़ में हुआ था विनोद कुमार शुक्ल का जन्म। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो अगला प्रश्न को देखिए, क्या करा कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। बताइए तो अर्धनारीश्वर जो पाठ है बाबू जो चैप्टर है इसके जो लेखक है निबंधकार जो है वह कौन है। तो याद रखेगा अर्धनारीश्वर पाठ के जो लेखक है वह रामधारी सिंह दिनकर हैं। कौन है बाबू, रामधारी सिंह दिनकर हैं, याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग बाबू सारे प्रश्न को करते चलिए, अपना स्कोर बताइएगा लास्ट में कि आप लोग जो हैं वह 100 में कितने सही कर पाते हैं। क्या करा, अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है। बता दीजिए, बहुत ही VVI प्रश्न है बाबू। बताइए तो जायसी ने जो अपनी आंख की जो उपमा की है वह किससे की है बाबू, तो वह की है दर्पण से। किससे, दर्पण से किए हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो अगला प्रश्न को देखिए, 34 नंबर प्रश्न देगा, क्या करा कि जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने। बताइए तो जयप्रकाश नारायण जो है जो बाबू वह मार्क्सवादी जो बने थे वह कब बने थे, बता दीजिए आप लोग। बहुत ही VVI प्रश्न है बाबू। बताइए तो जयप्रकाश नारायण जी जो है मार्क्सवादी कब बने थे, तो वह बाबू 1924 में बने थे। कब बने थे मार्क्सवादी, 1924 में बने थे, याद रखेगा ये प्रश्न को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और अगर आप लोग को बोर्ड परीक्षा पहाड़ लग रहा है तो आप लोग दशरथ मांझी बनिए बाबू, क्योंकि बाबू जब तक फोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक बाबू अच्छे नंबर नहीं लाएंगे बोर्ड परीक्षा में, जब तक छोड़ेंगे नहीं दम, पूरे प्रश्न को रट जाएंगे सारे विषय का कि एक भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में छूटे नहीं। तो आप लोग जो है इस चैनल से जुड़ना
भूलिएगा नहीं, क्योंकि इस चैनल पे सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवाए जाते हैं बाबू, इसी प्रकार से कि एक भी प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा में आप लोग को छूटे नहीं। चलिए तो देख लीजिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं, बता दीजिए आप लोग। 35 नंबर प्रश्न का आंसर जल्दी से कीजिए आप लोग। कृष्ण जो है बाबू वह कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं, तो आप सभी को पता होगा जो कृष्ण है वह नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। कहाँ? नंद की गोद में, याद रखिएगा ये प्रश्न का आंसर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 35 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे क्या करा है कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। लहना सिंह की जो मृत्यु हुई थी बाबू, निधन हुआ था, वह किनकी गोद में हुआ था, बता दीजिए आप लोग। ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा लहना सिंह की जो मृत्यु हुई थी ना, वह बजीरा सिंह की गोद में हुई थी। किनकी? बजीरा सिंह की गोद में हुई थी, याद रखिएगा ये प्रश्न को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 37 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करा बाबू कि डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है, बताइए तो आप लोग। डाक गाड़ी के पीछे ना बाबू चिट्ठी के लिए कौन जाती है, आप लोग के यहाँ पे ऑप्शन देगा, तो आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़कर अपना अपना आंसर कीजिए और लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा। तो डाक गाड़ी के पीछे बाबू चिट्ठी के लिए कौन जाती है, तो आप सभी को पता होगा बाबू, मुन्नी जाती है। कौन जाती है? मुन्नी जाती है। वो अपना भाई के चिट्ठी का इंतजार करते रहती है कि कब उनका भाई का चिट्ठी आता है। ठीक है, तो डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? मुन्नी जाती है, याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 37 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। 38 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या करा कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया, बता दीजिए बाबू। जयप्रकाश नारायण जी जो है उनको बाबू किसका दलाल कहा गया है, किस देश का दलाल कहा गया है जयप्रकाश नारायण को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बाबू जयप्रकाश नारायण को जो दलाल कहा गया है ना, वो अमेरिका का कहा गया है। कहाँ का? अमेरिका का दलाल कहा गया है जयप्रकाश नारायण को, याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या करा कि सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं। जो सूरदास है बाबू वह हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं, बता दीजिए आप लोग। तो बाबू जो सूरदास है ना, वह भक्ति काल के कवि हैं। किस काल के? भक्ति काल के कवि हैं, याद रखेगा। और ये कृष्ण जी के भक्ति करते थे, ये भी याद रखेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या करा कि कवितावली के रचनाकार हैं, बताइए तो कवितावली के जो रचनाकार हैं वह कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कवितावली कौन लिखे हैं बाबू, कवितावली के रचनाकार कौन है, तो याद रखेगा बाबू तुलसीदास जी हैं। कौन है कवितावली के रचनाकार? तुलसीदास जी हैं, ये प्रश्न को याद रखेगा। तो यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगला प्रश्न 41 नंबर को देखिए, क्या करा है कि जूठन क्या है। क्या करा है प्रश्न बाबू कि जूठन जो चैप्टर है वह क्या है, रेखा चित्र है कि शब्द चित्र है कि कहानी है कि आत्मकथा है, बताइए तो जूठन जो है वह क्या है। और ये प्रश्न ना बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग याद रखेगा बाबू, जो जूठन है ना वह आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 41 नंबर का ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्या करें कि जय कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था, बताइए तो जय कृष्णमूर्ति जी का जो जन्म हुआ था वह किस राज्य में हुआ था बाबू। तो याद रखिएगा जय कृष्णमूर्ति जी का जो जन्म हुआ था ना, वह आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। क्या करा यहाँ पे कि नावादास के दीक्षा गुरु हैं, बताइए तो यहाँ पे नावादास जी का जो दीक्षा गुरु हैं वह कौन है। यहाँ पे ऑप्शन में कौन बाबू नावादास के दीक्षा गुरु हैं, तो याद रखेगा बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा ये प्रश्न पूछ भी रहा है। तो नावादास के जो दीक्षा गुरु थे वह है बाबू स्वामी अग्रदास। कौन है? स्वामी अग्रदास है, जिसे अग्र अली के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बाबू 43 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या करें यहाँ पे कि रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं, बताइए तो रघुवीर सहाय जो है वह किस काल के कवि हैं बाबू। इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। तो बता दीजिए आप लोग रघुवीर सहाय जो है वह किस काल के कवि हैं, तो याद रखिएगा आधुनिक काल के। किस काल के? आधुनिक काल के। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे क्या करे बाबू 45 नंबर प्रश्न कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है, बताइए तो महेश्वर की पत्नी का जो नाम है वह क्या है बाबू, बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग को पता होगा महेश्वर की पत्नी का जो नाम था ना वह क्या नाम था, तो मालती नाम था।
क्या नाम था बाबू? मालती नाम था, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा कि सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती है? बताइए तो बाबू, सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो है वह अपने आप को असहाय जो कहती है वह क्यों कहती है? तो आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा बाबू, जो सुभद्रा कुमारी चौहान थी जो अपने आप को असहाय कहती थी, वह क्यों कहती थी? तो पुत्र वियोग के कारण। किसके कारण? पुत्र वियोग के कारण, याद रखिएगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो 47 नंबर प्रश्न क्या करा है कि हेडमास्टर कलीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा? बताइए तो हेडमास्टर बाबू, अगर आप लोग जूठन कहानी पढ़े होंगे तो आप लोग को बताया गया होगा, उसमें जो हेडमास्टर था कलीराम, वह किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा था? तो आप लोग को पता होगा बाबू किसे? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को। किसको बाबू? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को वह मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा था। कौन? हेडमास्टर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। और याद रखिएगा हेडमास्टर का नाम क्या था? कलीराम। ये भी प्रश्न पूछता है बोर्ड परीक्षा में। चलिए, तो अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखिएगा। क्या करा कि हरचरना कौन है? बताइए तो हरचरना जो था कहानी में वह कौन था? हरचरना कौन था बाबू? तो आप लोग याद रखिएगा, ये प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हरचरना जो था ना बाबू, वह घर का नौकर था। कौन था? घर का नौकर था हरचरना, याद रखिएगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि शिवाजी के पुत्र का नाम था। शिवाजी के जो पुत्र थे उनका नाम क्या था? ये प्रश्न यहाँ पे कर रहा है, बता दीजिए। शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था बाबू? तो याद रखेगा साहू जी। क्या नाम था बाबू? साहू जी नाम था। यह प्रश्न को याद रखेगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग बाबू टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो आप लोग जाइए जल्दी से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। वहां पे आप लोग को सब्जेक्टिव का पीडीएफ चाहिए तो वहां पे मिल जाएगा आप लोग को। तो आप लोग जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां पे मैसेज कीजिए। क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न कि उषा का जादू कब टूट जाता है? बताइए, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्न इस वीडियो में इंपॉर्टेंट बाबू, सारे बीबीआई प्रश्न है। यहाँ से ना आप लोग को बहुत सारे प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग सारे प्रश्न को याद कर लीजिए, पूरे बुक का निचोड़ प्रश्न है बाबू। बता दीजिए कि उषा का जादू जो टूटता है ना वह कब टूटता है? तो याद रखिएगा बाबू, सूर्योदय होने पर। कब? सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, 51 नंबर प्रश्न को देखिए, क्या करा कि पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक जो था बाबू वह कौन था? बता दीजिए आप लोग, उसने कहानी पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा। पलटन का विदूषक जो था वह कौन था? तो वह बजीरा सिंह था बाबू। कौन था? बजीरा सिंह था, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 51 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 52 नंबर प्रश्न देगा, क्या करा कि कवियों के कवि किसे कहा जाता है? ये भी प्रश्न याद रखेगा। कवियों का कवि जो कहा जाता है वह किसे कहा जाता है बाबू? बताइए आप लोग, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग याद रखेगा, कवियों के कवि जो कहा जाता है ना वह शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। किसे? शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है कवियों के कवि। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्या करें यहाँ पे बाबू कि भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए हैं? जो भगत सिंह जो है बाबू वह कितने वर्ष के उम्र में क्रांति गतिविधियों में शामिल हुए थे? बता दीजिए आप लोग, कितने वर्ष की उम्र में क्रांति गतिविधियों में शामिल हुए थे भगत सिंह? तो याद रखिएगा बाबू, 12 वर्ष की उम्र में। कितने? 12 वर्ष की उम्र में बाबू भगत सिंह जो है वह क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे, याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्या करा कि अंग्रेज जी पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? जो बाबू अंग्रेज जी की जो पहली कहानी जो प्रकाशित हुई थी वह कब हुई थी? ये प्रश्न कर रहा है, बताइए आप लोग। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और डेट वाले प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से याद कीजिएगा कि एक भी दिक्कत ना आए। और आप लोग को बाबू हिंदी ग्रामर का भी मैं करवाऊंगा इस चैनल पे, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। क्या करा कि अंग्रेज जी की पहली कहानी जो थी वह कब प्रकाशित हुई थी? तो वह बाबू 1924 में। कब? 1924 में प्रकाशित हुई थी, याद रखेगा ये प्रश्न को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या करें कि छत्रसाल दशक में छंद हैं? बताइए तो छत्रसाल दशक में कितने छंद है बाबू? तो याद रखेगा, छत्रसाल दशक में जो छंद हैं वह 10 छंद हैं।
कितने 10 छंद हैं बाबू, याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग बाबू एग्जाम से पहले ना इस वीडियो के 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में सारे गेसिंग करवाया गया प्रश्न और प्रीवियस ईयर प्रश्न है बाबू, ठीक है, जो आप लोग को बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो एक बार आप लोग जरूर इस वीडियो को एग्जाम से पहले देख लीजिएगा और सारे प्रश्न को याद कर लीजिएगा। क्या करें कि सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? जो बाबू सेब बेचने वाली लड़की जो थी कहानी में, उसकी जो आयु थी, जो उम्र थी, वह कितनी थी, ये बताइए आप लोग। तो याद रखिएगा, सेब बेचने वाली लड़की की जो आयु थी बाबू, वह थी 7-8 साल। कितने बाबू? 7-8 साल की वह लड़की थी, याद रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न 57 नंबर प्रश्न देगा। क्या करा है कि नावादास किसके समकालीन थे? बताइए। तो नावादास जी जो थे बाबू, वह किसके समकालीन थे? तो याद रखिएगा कि नावादास जो है बाबू, वह तुलसीदास के समकालीन थे। किनके? तुलसीदास के समकालीन थे। यह प्रश्न को याद रखिएगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग बाबू लास्ट में अपना जरूर स्कोर बताइएगा, ठीक है। आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, और कोई भी गलत कमेंट नहीं करेगा। जितना आप लोग का बनता है बाबू उतना ही कीजिएगा, जितना आप लोग का स्कोर आता है उतना ही कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को 100 में कितने सही होते हैं, ठीक है। इसी से आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग का जो तैयारी है वो कितना बढ़िया, आप लोग बोर्ड परीक्षा में क्या कर सकते हैं। अगला प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पे क्या करा है कि पुत्र वियोग किसकी रचना है? तो आप लोग सभी को पता होगा बाबू, जो पुत्र वियोग जो रचना है ना, वह सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। किनकी? सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे प्रश्न क्या करा बाबू, करा कि सुखमय जीवन किसकी रचना है? बताइए आप लोग। रचना से भी प्रश्न आप लोग को वहां बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो सुखमय जीवन जो रचनाएं हैं वह किनकी रचना है बाबू? तो आप लोग पता होगा, सुखमय जीवन जो रचना है ना, वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। याद रखिएगा, नहीं याद है तो। सुखमय जीवन जो रचना है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का रचना है बाबू। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए 60 नंबर प्रश्न को देखिए। क्या करा कि मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? बताइए। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी जो हैं वह किस शाखा के कवि हैं? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बाबू मलिक मोहम्मद जायसी जी जो हैं वह किस शाखा के कवि हैं? तो प्रेम मार्गी शाखा के। यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ बाबू, क्योंकि हम लोग को कम समय में ज्यादा ऑब्जेक्टिव को कवर करना है, 100 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना है, इसीलिए ऑप्शन को नहीं पढ़ रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर कर रहा हूँ। आप लोग जो है मेरे से पहले ही आंसर करते चलिए और अपना स्कोर बताइएगा। क्या करें कि मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? तो आप लोग को पता होगा कि प्रेम के पीर कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी को कहा जाता है। तो ये जो कवि हैं वह प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। तो यहाँ पे ये 60 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न 61 नंबर। क्या करा कि रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी है? रघुवीर सहाय जो है बाबू, वह कौन सी कविता लिखे हैं? कौन सी कविता लिखे रघुवीर सहाय? तो आप लोग को पता होगा बाबू, अधिनायक। अधिनायक जो लिखे हैं ना चैप्टर, वह रघुवीर सहाय जी लिखे हैं। चैप्टर और लेखक को याद रखिएगा, क्योंकि बहुत पूछता है बाबू बोर्ड परीक्षा में, 4 से 5 प्रश्न पूछ देता है। तो आप लोग याद रखिएगा, रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी है? अधिनायक लिखे हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। यहाँ पे क्या करा कि लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया? बताइए। तो लेखक को बाबू विद्यालय में, स्कूल में झाड़ू लगाते हुए कौन देखा था? बताइए आप लोग। तो आप लोग को आंसर पता है तो आप लोग जल्दी से बता दीजिए बाबू। लेखक को विद्यालय में जो झाड़ू लगाते हुए देखे थे वह कौन देखे थे? तो लेखक के पिताजी देखे थे। कौन बाबू? लेखक के पिताजी देखे थे लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए। याद रखेगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 63 नंबर प्रश्न देगा। क्या करें कि गांव का घर कविता के कवि हैं। गांव के घर जो कविता है ना बाबू, इसके जो कवि हैं, लेखक जो हैं, वह कौन है? तो बता दीजिए आप लोग। गांव के घर के जो कविता के जो कवि हैं वह कौन है? तो ज्ञानेंद्र पति हैं। कौन है बाबू? ज्ञानेंद्र पति हैं। याद रखिएगा। आप लोग को लेखक का चैप्टर इसीलिए करवा रहा हूँ, आप लोग को तो याद है, मुझे पता है, इसलिए करवा रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पे करते चलिए, ठीक है। यहाँ पे करते चलिए, अपना दिखाइए कि आप लोग को कितना प्रश्न याद है। तो गांव का घर जो कविता है कि कवि कौन है? तो ज्ञानेंद्र पति हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न देगा। ये बाबू तिरिच कहानी का है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। तिरिच कहानी से भी काफी प्रश्न आते हैं। क्या करा कि लेखक को किसने 3-300 के 3 नोट दिए? कितने बाबू? लेखक को बाबू 3-300 के 3 नोट कौन दिए थे?
तो याद रखेगा डॉक्टर पंथ दिए थे। कौन बाबू? डॉक्टर पंथ ने दिए थे लेखक को 300 के 3 नोट। तो यहां पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न क्या करा है कि सूरदास किस चीज की भूख है? सूरदास को बाबू किस चीज की भूख है? तो आप लोग पढ़े होंगे, मैं यहाँ पे आप लोग को चैप्टर बाय चैप्टर भी ऑब्जेक्टिव करवा चुका हूँ, जाके प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। क्या कह रहा है कि सूरदास किस चीज की भूख है? सूरदास को जो भूख है बाबू वह किस चीज की भूख है? तो याद रखिएगा कृष्ण की जूठन की। किसकी बाबू? कृष्ण की जूठन की सूरदास की भूख है। याद रखेगा ये प्रश्न को। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि गांव में किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है? अब बाबू गांव में किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है? फिल्मी गीत की, शोक गीत की, कि लोक गीत की, कि इनमें से कोई नहीं? बताइए आप लोग ऑप्शन को पढ़ कर ही बोर्ड परीक्षा में आंसर कीजिएगा। तो बता दीजिए गांव में किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है? तो याद रखेगा लोक गीत की। किसकी बाबू? लोक गीत की। अब धुन गांव में नहीं सुनाई पड़ती है आप लोग देख रहे होंगे अगर गांव में रहते होंगे तब। तो यहां पे क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। क्या करें यहाँ पे कि भगत सिंह प्रभावित थे, जो भगत सिंह थे ना वह किनसे प्रभावित थे? तो याद रखेगा कार्ल मार्क्स से। किनसे बाबू? कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। कौन? भगत सिंह। ये प्रश्न को याद रखेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। क्या करा कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, बताइए आप लोग। मनुष्य की बातचीत का जो सबसे उत्तम तरीका है वह क्या है? ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो ये भी प्रश्न को आप लोग याद रखेगा बाबू। जो मनुष्य की बातचीत का जो सबसे उत्तम तरीका जो है ना वह क्या है? तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना। क्या है? अवाक होकर अपने से बातचीत करना मनुष्य का सबसे उत्तम तरीका है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा कि कविता शीर्षक कविता के कवि कौन है? जो कविता लिखा गया है उनके जो लेखक हैं वह कौन है? ये यहाँ पे प्रश्न करा है। तो बताइए आप लोग कविता शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो आप लोग को पता होगा बाबू कौन है? भूषण जी। कौन है बाबू? भूषण जी हैं कविता शीर्षक कविता के लेखक। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न देगा। क्या करा बाबू कि जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? जो जयप्रकाश नारायण जी हैं बाबू वह किनको भाई कहते थे? बताइए आप लोग। यहाँ पे ऑप्शन देगा, बताइए इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? किनको जयप्रकाश नारायण भाई कहते थे? तो याद रखिएगा बाबू किनको? जवाहरलाल नेहरू जी को। किनको बाबू? जवाहरलाल नेहरू जी को जयप्रकाश नारायण जो है वह भाई कहते थे। तो यहाँ पे 70 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 71 नंबर प्रश्न देगा। क्या करे बाबू कि सूर सागर किनकी रचना है? ये सभी को पता होगा बाबू। सूर सागर किनकी रचना है? बताइए आप लोग। रचनाएं से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस वीडियो में बहुत सारे रचनाएं भी मैं करवा रहा हूं। क्या करा कि सूर सागर किनकी रचना है बाबू? तो याद रखेगा सूर सागर जो है ना वह सूरदास की रचना है। याद रखेगा सूर सागर किनकी रचना है? सूरदास की रचना है। यह प्रश्न को याद रखेगा। तो यहाँ पे 71 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या करा है? करा कि सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? आप लोग पढ़े होंगे बाबू जूठन कहानी, तो उसमें बताया गया होगा। क्या करा कि सुरेंद्र सिंह जो है वह किसका पोता था? तो याद रखेगा सुरेंद्र सिंह जो पोता था ना बाबू वह किसका था? सुखदेव सिंह त्यागी के। किसका बाबू? सुखदेव सिंह त्यागी के पोता था। कौन? सुरेंद्र सिंह। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। क्या करा कि गैगरीन इनमें से किससे संबंधित है? बताइए बाबू। गैगरीन जो है इनमें से किससे संबंधित है? गैगरीन पशु को बोला जाता है, कि देश को, कि वनस्पति को, कि बीमारी को? तो याद रखेगा बाबू गैगरीन जो है ना ये एक प्रकार का बीमारी है। क्या है? बीमारी है। ये प्रश्न को याद रखिएगा क्योंकि ये भी प्रश्न जो है बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग को इस वीडियो में प्रीवियस ईयर भी मैं करवा रहा हूँ कि जो बार बार प्रश्न रिपीट किया जा रहा है। तो गैगरीन जो है ना वह एक प्रकार का क्या है? बीमारी है, बीमारी से संबंधित है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न 74 नंबर क्या करा है? करा कि हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है? क्या करा बाबू कि हार जीत जो कविता है उसमें किसका प्रश्न उठाया गया है? जीत का, हार का, हार और जीत का, कि इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग बोर्ड परीक्षा में ऑप्शन को पढ़कर ही आंसर कीजिएगा। ठीक है? हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है? तो याद रखिएगा बाबू हार का।
किसका? हार का प्रश्न उठाया गया, हार जीत कविता में, यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 74 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो यहां पे ध्यान दीजिए, क्या करा अगला प्रश्न कि नामवर सिंह की कौन सी रचना है? बताइए तो बाबू, नामवर सिंह की जो रचनाएं हैं जो वह कौन सी यहाँ पे हैं? तो याद रखेगा कि नामवर सिंह जो लिखे हैं ना बाबू, वह प्रगति और समाज के लेखक हैं। नामवर सिंह की कौन सी रचना है? प्रगति और समाज, ये आप लोग को पता होगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग बाबू कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग जो ये वीडियो है वह कैसा लगा। इसी प्रकार से आप लोग को और विषय, कौन कौन विषय का आप लोग को ऑब्जेक्टिव चाहिए, ठीक है? तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग को और कौन सा विषय का इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव चाहिए, कि आप लोग को कोई भी दिक्कत बोर्ड परीक्षा में ना आए। आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप लोग को ना बाबू वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो आप लोग लाइक करना नहीं भूलेगा, क्योंकि आप लोग के लिए मेहनत करते हैं, वो आप लोग के लिए एकदम सारे वीवीआई प्रश्न और गेसिंग करवाया गया प्रश्न को लाते हैं बाबू, कि आप लोग को बोर्ड परीक्षा में यहाँ से प्रश्न देखने के लिए मिले और दिक्कत ना आए। क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न कि मुक्ति बोध ने सितारा किसे कहा है? पूरा निचोड़ है बाबू, बुक से पूरा निचोड़ प्रश्न है। तो आप लोग याद कर लीजिए सारे प्रश्न को, और 1 से 2 बार देख लीजिएगा तो आप लोग को अपने आप याद हो जाएगा। क्या करा कि मुक्ति बोध ने सितारा जो कहा है वह किसे कहा है? तो याद रखिएगा बाबू, मुक्ति बोध जो सितारा कहे ना, वह जनता को कहे हैं। किसे? जनता को कहे हैं। याद रखेगा ये प्रश्न को। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, वीवीआई प्रश्न है। क्या करें यहाँ पे कि कुड़वाई का क्या अर्थ होता है? बता दीजिए आप लोग को एकदम पता होगा बाबू, कुड़वाई का क्या अर्थ होता है? जल्दी से बताइए आप लोग। तो बाबू जो कुड़वाई का अर्थ होता है ना, वह क्या होता है? मंगनी होता है। क्या होता है बाबू? मंगनी होता है। आप लोग उसने कहा था कहानी में पढ़े होंगे। तो कुड़वाई का अर्थ क्या होता है? मंगनी होता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया, क्या करे बाबू कि जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? जो मल्लिक मोहम्मद जायसी जी का बाबू जो काव्य का जो मुख्य रस है वह कौन सा रस है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए आप लोग, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बताइए तो जायसी का काव्य का जो मुख्य रस है वह क्या है? तो याद रखिएगा सिंगारे रस। कौन सा बाबू? सिंगारे रस है जायसी के काव्य का मुख्य रस। तो यहाँ पे प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या करें कि कौन सी रचना तुलसीदास की है? यहाँ पे ऑप्शन में कौन सी रचनाएं हैं जो तुलसीदास की है बाबू? तुलसीदास की लिखी हुई रचनाएं हैं कौन सी यहाँ पे? तो याद रखिएगा ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो तुलसीदास की जो रचनाएं है ना बाबू, वह कौन सी है? तो वह विनय पत्रिका। कौन सी बाबू? विनय पत्रिका जो है वह तुलसीदास की रचनाएं हैं। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार पूछे जा रहे हैं। तो याद रखिएगा, क्योंकि रचनाएं से बाबू 2 से 3 प्रश्न आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे 80 नंबर क्या करा है कि मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? मनुष्य का जो शरीर है ना वह क्यों थक जाता है, ये बताइए यहाँ पे। तो याद रखेगा कि मनुष्य का जो शरीर है वह क्यों थक जाता है? तो वह मन को चंचलता से बाबू, किससे? मन को चंचलता से मनुष्य का शरीर जो है वह थक जाता है। यह प्रश्न को याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 81 नंबर प्रश्न क्या करा है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? बताइए आप लोग। प्यारे नन्हे बेटे को जो कविता है उसमें जो लोहा बताया गया है, लोहा जो है वह किसका प्रतीक बताया गया है? ये प्रश्न यहाँ पे कर रहा है। तो बता दीजिए बाबू, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो याद रखेगा कर्म का। किसका बाबू? कर्म का प्रतीक है। याद रखेगा ये प्रश्न को। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न फिर यहाँ पे क्या करा कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बताइए तो बाल कृष्ण भट्ट जी जो हैं वह किस युग के निबंधकार थे बाबू? तो याद रखिएगा, जो बाल कृष्ण भट्ट जो है ना वह किस युग के निबंधकार हैं? तो वह है बाबू भारतेंदु युग के। किस युग के? भारतेंदु युग के। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न पे, क्या करा कि भक्तमाल के रचयिता कौन है? भक्तमाल के जो रचयिता है बाबू वह कौन है? तो याद रखिएगा, भक्तमाल के जो रचयिता है ना बाबू वह कौन है? तो वह नाभादास जी हैं। कौन है? नाभादास जी हैं। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा बाबू, भक्तमाल के रचयिता कौन है? नाभादास जी हैं। बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? ऑप्शन नंबर डी।
यहाँ पे प्रश्न क्या करा है, कह रहा है कि बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है। बताइए बाबू, बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है। आप लोग को पता होगा बाबू, बचपन से बाबू जिस वातावरण में आप रहिएगा वैसा ही आप बनिएगा। ठीक है, वही यहाँ पे कह रहा है कि बचपन में बाबू किस वातावरण में रहना आवश्यक है। तो बाबू स्वतंत्र, किस वातावरण में, स्वतंत्र वातावरण में रहना सबसे अच्छा है और आवश्यक है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न पे यहाँ पे ध्यान दीजिए, बताइए इसका आंसर क्या कर रहा है कि मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है। मालती और महेश्वर जो जो दोनों पति पत्नी थी, इनके जो बेटा था कौन, इनका जो संतान था उनका जो नाम था वह क्या था, ये प्रश्न यहाँ पे कर रहा है बाबू। बताइए तो मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है। तो ये प्रश्न को याद रखिएगा, क्या नाम है बाबू, तो टीटी नाम था। क्या नाम था, टीटी नाम था। यह प्रश्न को याद रखिएगा, किसका बेटे को, तो मालती और महेश्वर की संतान को। तो यहां पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या करा कि कन्या का क्या अर्थ होता है। बताइए कन्या का जो अर्थ होता है वह क्या होता है। और आप लोग बाबू सारे प्रश्न को करते चलिए, ठीक है, आप लोग रुकिए नहीं, सारे प्रश्न को करते चलिए और अपना स्कोर जरूर बताइएगा बाबू। स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोग जो 100 प्रश्न में जो सही कर पाए हैं वह कितना कर पाए हैं। ठीक है, तो कन्या का अर्थ जो होता है ना वह होता है गोद। क्या होता है, गोद होता है। सारे प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा बाबू, क्योंकि यहां से ना आप लोग को काफी सारे प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो कन्या का अर्थ क्या होता है, गोद होता है। तो यहां पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो देख लीजिए यहाँ पे अगला प्रश्न को क्या करा कि शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है। बताइए आप लोग, शिक्षा पाठ जो लिखा गया है उनके जो लेखक है वह कौन है बाबू। बताइए आप लोग जल्दी से, क्योंकि लेखक का चैप्टर से प्रश्न काफी पूछे जा रहे हैं बोर्ड परीक्षा में। तो बता दीजिए शिक्षा पाठ के रचयिता जो है वह कौन है। तो आप लोग को पता होगा, जे कृष्ण मूर्ति जी। कौन बाबू, जे कृष्ण मूर्ति जी हैं शिक्षा पाठ के रचयिता। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। और इस वीडियो में जितना भी प्रश्न है ना बाबू, जो आप लोग का बुक जो है उसके सारे चैप्टर का बाबू यहाँ पे सारे प्रश्न है बाबू। पूरे चैप्टर का, सारे चैप्टर में से 4 से 5 प्रश्न सारे चैप्टर में से लिया गया है। तो आप लोग सारे प्रश्न को देख लीजिए, सारे प्रश्न गेसिंग करवाया गया है और VVI प्रश्न है इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को ना 2 से 3 बार देखिएगा और सारे प्रश्न को याद कर लीजिएगा। क्या कर रहा है, कह रहा है ना बाबू कि मुक्ति बोध निराला किस तरह के कवि हैं। मुक्ति बोध जो निराला है वह किस तरह के कवि हैं ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो याद रखिएगा बाबू, क्रांतिकारी। मुक्ति बोध निराला जो है वह क्रांतिकारी कवि हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, क्या करा यहाँ पे कि जायसी की काव्य की भाषा कौन सी है। मल्लिक मोहम्मद जायसी की जो काव्य की जो भाषा है वह कौन सी भाषा है इनकी। तो याद रखिए बाबू, मल्लिक मोहम्मद जायसी जी का जो काव्य की भाषा है वह है अवधी। क्या है, अवधी भाषा है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 90 नंबर प्रश्न को देखिए, क्या करे बाबू कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिए थे वह कौन दिए थे। तो आप लोग को पता होगा, संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिए थे ना बाबू वह जयप्रकाश नारायण जी दिए थे। कौन, जयप्रकाश नारायण जी दिए थे संपूर्ण क्रांति का नारा। तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, 90 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। क्या करें यहाँ पे 91 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है। बाबू जो रामचरितमानस जो है ना वह क्या है, यहाँ पे बता दीजिए आप लोग। रामचरितमानस जो है वह क्या है, तो याद रखिएगा महाकाव्य है। रामचरितमानस जो है ना वह क्या है, महाकाव्य है। याद रखिएगा ये प्रश्न को। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए बाबू, तिरिच कहानी से लिया गया है। क्या करा यहाँ पे कि पंडित रामावतार क्या थे। जो पंडित रामावतार जो थे वह क्या थे, ये प्रश्न करा। ये प्रश्न जो है ना वह तिरिच कहानी से है। तो पंडित रामावतार जो थे वह क्या थे, तो वह ज्योतिष और वैद्य थे। क्या थे बाबू, कहानी में ज्योतिष और वैद्य थे। कौन, तो पंडित रामावतार। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 93 नंबर प्रश्न क्या करा है, कह रहा कि भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, बता दीजिए आप लोग। भगत सिंह जो हैं वह किनको पत्र लिखे थे, ये प्रश्न कह रहा है। तो आप लोग जल्दी से बताइए, भगत सिंह जो हैं वह किनको पत्र लिखे थे बाबू। तो याद रखेगा बाबू, सुखदेव को। किनको, सुखदेव सिंह को लिखे थे भगत सिंह पत्र। ये प्रश्न को याद रखेगा। तो यहाँ पे 93 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
चलिए अगला प्रश्न को देखिए, क्या करा है कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। बताइए तो किस अस्पताल में बाबू दिनकर जी का निधन हुआ था, ये करा है, मृत्यु हुआ था। तो बताइए आप लोग, जो बाबू दिनकर जी का जो मृत्यु हुआ था वह किस अस्पताल में हुआ था। तो याद रखिएगा श्री राम नर्सिंग होम में। कहाँ? श्री राम नर्सिंग होम में, क्योंकि ये प्रश्न भी पूछ रहा है बोर्ड परीक्षा में, इसीलिए मैं आप लोग को करवा रहा हूँ। तो दिनकर जी का निधन कहाँ हुआ था? श्री राम नर्सिंग होम में। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या करा कि अधिनायक कौन है। क्या करा प्रश्न बाबू? करा कि अधिनायक जो है वह कौन है। यहाँ पे अधिनायक किसको कहा गया है? तो याद रखिएगा, अधिनायक जो कहा गया है, जो अधिनायक है वह कौन है? तो सत्ताधारी वर्ग है। क्या है? सत्ताधारी वर्ग है बाबू। पूरे निचोड़ प्रश्न है बाबू बुक का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या करा है बाबू? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करा है कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया। बुद्ध और महावीर जो हैं वह नारियों को जो अधिकार दिए थे वह कौन सा अधिकार दिए थे। तो याद रखिएगा बाबू, बुद्ध और महावीर ने जो नारियों को जो अधिकार दिए थे वह दिए थे भिक्षुणी होने का। क्या दिए थे बाबू? भिक्षुणी होने का। ये प्रश्न को याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। क्या करें यहाँ पे? अगला प्रश्न बाबू करा कि बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था। बाल कृष्ण भट्ट जी जो हैं वह कौन से मासिक पत्रिका निकाले थे। तो याद रखेगा हिंदी प्रदीप। कौन सा मासिक पत्रिका निकाले थे? हिंदी प्रदीप। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पे इस प्रश्न पे ध्यान दीजिए। क्या करा कि दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है। दूसरी परंपरा की जो खोज है वह किसकी रचना है, यह प्रश्न यहाँ पे कह रहा है। तो याद रखिएगा, दूसरी परंपरा की जो खोज है ना बाबू वह किनकी रचना है? तो नामवर सिंह की। किनकी? नामवर सिंह की रचना है दूसरी परंपरा की खोज। ये भी प्रश्न को याद रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 99 नंबर प्रश्न को देखिए। क्या करा 99 नंबर प्रश्न? करा कि मल्यक छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे। जो मल्यक है बाबू वह छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे, उनको छात्र जीवन में कौन सा रोग हुआ था। तो याद रखेगा, मल्यक को जो छात्र जीवन में जो रोग हुआ था ना वह क्षय रोग हुआ था। कौन सा रोग? क्षय रोग हुआ था। याद रखेगा ये प्रश्न को। तो यहाँ पे 99 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए बाबू 100 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है बाबू कि आप लोग जो हैं 100 प्रश्न में कितने प्रश्न को सही किए हैं। अगर आप लोग को 80 प्रश्न अगर सही होगा 80 प्लस, तो आप लोग का स्कोर बहुत ही बढ़िया है। आप लोग को और थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को बाबू 100 में 100 सही होना जरूरी है। ठीक है, इसी से यहाँ से ही आप लोग को प्रश्न बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो में ना पूरे बुक का निचोड़ ऑब्जेक्टिव करवाया गया है। पूरे बुक का निचोड़ ऑब्जेक्टिव सिर्फ, और इसके बाद मैं आप लोग को पूरे हिंदी व्याकरण का निचोड़ ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा कि आप लोग को एक भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में छूटे ना। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोग जो हैं वह 100 प्रश्न में कितने प्रश्न सही किए हैं, और कोई भी गलत कमेंट नहीं करेगा। आप लोग का जितना स्कोर आता है ना बाबू उतना ही कीजिए। आप लोग के पास समय है, आप लोग अच्छे तरीके से और मेहनत कीजिए और तैयारी कीजिए कि बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है, तो यहाँ पे 100 नंबर प्रश्न क्या करा कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। बताइए, उसने कहा था कहानी आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा किस शहर का चित्रण किया गया बाबू। उसने कहा था कहानी में, तो आप लोग को याद होगा बाबू किसका? अमृतसर का। किस शहर का चित्रण किया गया है? अमृतसर का उसने कहा था कहानी में। तो यहाँ पे ये 100 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग बाबू कमेंट सेक्शन में जल्दी से अपना स्कोर बता दीजिए। और आप लोग को बाबू वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लोग लाइक करना नहीं भूलेगा, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाबू यहाँ पे बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा का तैयारी करवाया जाता है। तो आप लोग चैनल से जुड़ना नहीं भूलेगा। इसी तरह से आप लोग को सारे विषय का ऑब्जेक्टिव मैं करवा दूंगा कि बोर्ड परीक्षा में कोई भी समस्या नहीं आएगा। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में।